यस, आज अपन चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है फोर्स। नॉर्मली अपन फोर्स के बारे में ये जानते हैं कि पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपन पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है या उसको फोर्स कहा जाता है। नॉर्मली जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अपन ये देखते हैं कि जब अपन किसी डोर को क्लोज करते हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसे पुश करते हैं, या अगर अपन उस डोर को ओपन करना चाहते हैं तो पुश या पुल का जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है नॉर्मली। अब यहाँ पर एक बात क्या आती है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स से क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स से क्या इफ़ेक्ट होता है। नॉर्मली आप लोग जानते हो कि जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें उस पर कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग के अंदर है, वो लगातार मूव कर रहा है, तो अपन जो है उसको फोर्स लगा करके उसको रेस्ट की पोजीशन पर ला सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, अपन फोर्स के थ्रू अगर कोई रेस्ट की पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है तो उसे अपन मूव या मोशन की कैटेगरी में या उसे मूव करा सकते हैं। और एक और ये है कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, वो लगातार मोशन में है, तो उसके ऊपर अपन फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में तीन बातें आ रही है ना। अपन ये कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन या एन ऑब्जेक्ट हैव मोशन बाय फोर्स के थ्रू अपन किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मोशन में कर सकते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि ए मूव्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव ऑब्जेक्ट कमिंग इन रेस्ट पोजीशन ड्यू टू फोर्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन पे ला सकते हैं। थर्ड, चेंज इन डायरेक्शन बाय फोर्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन को अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें एक अपन ने ये देखी है कि फोर्स होता क्या है। फोर्स यानी कि पुश और पुल नॉर्मल जिसे अपन कह सकते हैं, और फोर्स से जो इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ये है कि अगर मोशन के अंदर है तो उसे रेस्ट की पोजीशन पर ला सकते हैं, अगर रेस्ट के अंदर है तो उसे अपन मोशन की कैटेगरी में ला सकते हैं, और या अपन ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन चाहे तो जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अभी आता है एक पॉइंट कि फोर्स के टाइप्स ऑफ फोर्स। नॉर्मली आप लोग जानते हो कि फोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और सेकंड होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। जब अपन बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए मैंने कह दिया ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस तरफ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कह दिया वो जो फोर्स है वो 1 न्यूटन फोर्स है।
यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स जो है मैं लगातार कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन के अंदर लगाता जा रहा हूँ और वापस में इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से 1 न्यूटन का फोर्स और लगा रहा हूँ। यानी देखा जाए तो मैं इस तरफ से और इस तरफ से दोनों ही डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के, ये इस तरफ है और ये इस तरफ आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेड फोर्स होगा, जो रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स होगा, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि ये रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स है, वो कितना हो जाएगा? 0। जो रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से और यहां से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा रहा है, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहां पर जो रिजल्टेड फोर्स होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होते हैं जहां पर कि जो रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स होते हैं वो 0 होते हैं। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब इसके बाद एक ये होता है कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो बैलेंस्ड फोर्स लगाने पर इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। और जब अपन अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर ये होता है कि जो रिजल्टेड फोर्स होता है या जो रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है या 0 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से हमेशा वो ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट अपने पास है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए मैं यहां से कह रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 1 न्यूटन का है, और इस डायरेक्शन जो सिर्फ फोर्स लगाया जा रहा है उसे अपन मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि वो 2 न्यूटन का है। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो अप्लाइड या रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि जब रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है, और जब अप्लाइड फोर्स या रिजल्टेड अप्लाइड फोर्स जो होता है अगर वो 0 होता है तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। 2 पॉइंट हो गए, ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब यहां अपन ये कहते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन में चेंज लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ से 1 न्यूटन लगा रहे हैं, यहाँ से 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्चुअली में अपन जानते हैं कि ये वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो धीरे धीरे ये जो ऑब्जेक्ट जो कि इस पोजीशन पर है यहाँ से क्या होगा, इस तरफ आता चला जाएगा। जैसे जैसे ये इस तरफ आएगा तो मतलब इसकी पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है, लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि अनबैलेंस्ड फोर्स के थ्रू अपन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसकी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये होती है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं उन अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाया जा सकता है, और मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाया जा सकता है। तो ये 2 टॉपिक हैं जिनके अंदर अपन कहते हैं कि एक तो होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड बात आता है, देखो अपन जान रहे हैं कि अपने पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक हैं, एक तो है फोर्स और एक है लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट जो पोर्शन है उस पोर्शन को अपन जानते हैं फोर्स, जिसके बारे में अपन ने स्टडी कर ली है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि फोर्स जो होता है उसे अपन F से रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है फोर्स की, SI यूनिट वो होती है न्यूटन। SI यूनिट जो होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन की। लॉ ऑफ मोशन, देखो लॉ ऑफ मोशन के लिए जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीलियाई,
एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीलियाई, उन्होंने एक आइडिया दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्रिक्शनल लेस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल लेस पाथ के ऊपर यानी कि जिसके ऊपर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा हो, ऐसा पाथ जो है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रिक्शनल लेस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, जिसके बारे में आइडिया देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे? वो थे गैलीलियो गैलीलियाई। अब फिर उसके बाद अब एक बात यहाँ पर आ गई कि ये जो फ्रिक्शनल लेस पाथ की बात की गई थी, यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा होता है कि कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि अपन जानते हैं, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, अगर फ्रिक्शनल लेस पाथ के ऊपर भी रखा हुआ है, फिर भी उसके ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शंस हमेशा होता है। हो सकता है एयर का ही फ्रिक्शंस हो या किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल लेस पाथ था वो थोड़ा सा या जो है डाउटफुल केस हो गया था। फिर उसके बाद में इसी के ऊपर इनका जो आइडिया था गैलीलियो गैलीलियाई का, इन्हीं के आइडिया के ऊपर न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन दिए, जिनको अपन थर्ड या 3 जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। जिसमें अगर अपन सबसे पहले की बात करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो जो फर्स्ट आपका रूल है, जो फर्स्ट लॉ है, उसको अपन जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसी को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग एक सिंपल सा ये है कि न्यूटन्स के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के अंदर है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में बना रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ए पर्सन स्टैंडिंग, इसके जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल्स में है ए पर्सन स्टैंडिंग in a bus move backward when bus start। अपन अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे अचानक से कोई बस में जो है ट्रैवल करने लग रहा है और सडनली अचानक से ऐसा होता है कि पहले बस रुकी हुई थी, रेस्ट की पोजीशन पर थी, और अचानक से सडनली बस जो है वो मोशन की फॉर्म में आ जाती है या मोशन या मूव करने लग जाती है। तो अपन ये देखते हैं कि अपनी जो पूरी बॉडी होती है या जो पर्सन जो कि उसमें पैसेंजर है, उसकी पूरी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ये है कि पहले बिकॉज बस एंड द पर्सन आर इन रेस्ट
व्हेन बस आर नॉट स्टार्ट, जब बस स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे क्या था कि जो पर्सन था और जो बस थी वो दोनों ही रेस्ट की पोजीशन पर थी। अब दोनों ही जो है वो रेस्ट की पोजीशन पर बने रहना चाहते हैं, लेकिन जब सडनली अचानक से बस स्टार्ट हो जाती है, वो रन करने लगती है, मूव करने लगती है, तो क्या होगा कि उसके साथ साथ उस पर्सन के जो पैर हैं, उसके जो फुट हैं, वो भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, लेकिन उसकी रेस्ट ऑफ बॉडी जो है वो क्या करेगी, रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी या रेस्ट में ही रहेगी। इसीलिए क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसी टाइप सा एक जो दूसरा एग्जाम्पल बन जाता है वो ये बन जाता है कि ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस मूव फॉरवर्ड when bus applied brake। अगर बस अचानक से ब्रेक अप्लाई कर देती है तो जो पर्सन जो उसके ऊपर है वो पर्सन क्या होगा, अचानक से आगे की तरफ आने लग जाते हैं। तो वो भी क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है ना। तो ये दोनों ही जो है एक एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू अपन ये बता सकते हैं, जो कि अपनी डेली लाइफ में यूज में आ रही है। इसी तरह से आप लोग ये भी देखते हो कि कैरम के अंदर जो कैरम होता है उस कैरम के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में मान लीजिए जैसे अपने पास एक कैरम है और इस कैरम के ऊपर यहाँ पर अपन ने एक के ऊपर एक बहुत सारी कॉइन्स जो है इसके ऊपर अपन ने रखी हुई है। और जब अपन यहाँ से जो अपने पास स्ट्राइकर होता है उस स्ट्राइकर से जब अपन इसको स्ट्राइक करते हैं, इसको मारते हैं, तो क्या होगा, इसकी जो सबसे लास्ट वाली जो सबसे नीचे वाली कॉइन्स होती है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है, लेकिन उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ सारी जो कॉइन्स होती है वो वहीं की वहीं वापस नीचे आ जाती है। तो वो भी क्यों हुआ, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई आउटर फोर्स जो है वो अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्या इनर्शिया, जो अपन इनर्शिया पढ़ रहे हैं, उस इनर्शिया और मास, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है या नहीं होता है? ठीक है ना। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर किसी का मास कम है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, अभी अच्छा एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि इनर्शिया जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, और इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब होने नहीं देता है। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। तो देखा जाए तो एक तरह से जो ये इनर्शिया है ये रेजिस्ट करता है, यानी कि रोकता है उसकी पोजीशन, यानी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने को रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, तो अब यहां अगर अपन बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एक 60 kg का, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक 60 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेरे पास 6 kg का है। दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास रखे हुए हैं। अब इन दोनों में से अगर मान लीजिए मुझे यहां से इसको फोर्स लगाना है और यहां इस डायरेक्शन में इसके ऊपर भी फोर्स लगाना है, तो आप लोग जानते हो कि इन दोनों में से मुझे इसको इसकी पोजीशन में चेंज करना आसान रहेगा। मैं इसे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूंगा और वो यहां से यहां आ जाएगा, लेकिन जब मैं इस केस में बात करता हूं तो यहां पर मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि यहां पर मास ज्यादा है और यहां पर मास क्या है, कम है। तो यहां पर जो इनर्शिया है, मास ज्यादा होने की वजह से जो इनर्शिया है, जो रेजिस्टेंसी है, जो उसे रोकने की कैपेसिटी है, वो भी ज्यादा है।
तो इसीलिए अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि मास और इनर्शिया में क्या डिफरेंस है या सॉरी इसमें क्या रिलेशन है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अब उसके बाद एक नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक आता है इसके अंदर जिसको अपन बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोमेंटम। आपको एक बात ये याद रखनी है कि मोमेंटम को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और ये प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का, मास इनटू वेलोसिटी का। यहां अपन ये बता सकते हैं कि P इक्वल्स टू वेयर P इक्वल्स टू मोमेंटम, M इक्वल्स टू मास एंड V इक्वल्स टू वेलोसिटी, है ना। आप लोग एक बात ये भी याद रखिए कि मोमेंटम का मीन्स होता है पावर ऑफ फोर्स, पावर ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका जो मेन पावर है वो क्या है, उसका मोमेंटम है ना। और ये जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के और उसकी वेलोसिटी के। ठीक है, तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है जितना ज्यादा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो भी ज्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तब भी क्या होगा, उसका जो मोमेंटम होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लीजिए आप क्या करते हो, एक स्टोन लेते हो और उस स्टोन को हिट करते हो, किसी पर्सन को उससे मारते हो, तो क्या होगा, धीरे वो इंजर्ड हो जाएगा और उसके बाद उसमें ब्लीडिंग आना या उसका ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो स्टोन लिया था उसका कोई ना कोई मास था, और उस मास के साथ साथ जब आपने उसे फेंका तो क्या हुआ, उस पर कोई ना कोई वेलोसिटी भी मिल गई, उसे किसी ना किसी तरह की स्पीड मिल गई और वो उस स्पीड से गया। जब वो उस स्पीड से गया तो आपके फोर्स का कोई ना कोई पावर जनरेट हो गया, तो उस वजह से क्या हो गया, वो इंजर्ड हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि अगर वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, अगर वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए और उसके मास को थोड़ा कम कर दिया जाए, तब भी जो है इसका मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अपन देखते हैं कि अपने पास एक गन है और उस गन के अंदर बुलेट है, और बुलेट जो होती है मान लीजिए अपन कहते हैं वो 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम की बुलेट हो सकती है। ठीक है, और जब अपन उसे शूट करते हैं तो शूट करने पर क्या होगा कि एक छोटी सी जो बुलेट होती है वो किसी पर्सन के अंदर जब एंटर होती है तो उसकी डेथ तक हो सकती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो पावर ज्यादा होने की वजह क्या रही, मास तो कम था लेकिन क्या हो गया, उसकी जो वेलोसिटी थी वो बहुत ही ज्यादा हो गई, और जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो उसके जो फोर्स है, उस पे लगने वाला जो फोर्स था वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, उसका पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है, एक बात अपन ने यहाँ पर ये की कि P यानी कि जो आपके मोमेंटम है, उस मोमेंटम के लिए अपन उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इक्वल्स टू होता है, P जो है वो प्रोडक्ट है M और V यानी कि मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है, देन उसके बाद अगर अपन बात करें कि मोमेंटम और मास में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि मोमेंटम और मास ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो P है यानी जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। ठीक है, अब यहाँ पर अपन दो बातें कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है
क्या कभी मोमेंटम जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीज अपन देखना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम देखना है कि क्या वो जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि P इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है, m इंटू वी। यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूं कि P मोमेंटम है और S जो है उसका मास है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन पर है तो मतलब वो किसी तरह से कोई मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, और मोशन नहीं करने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, जीरो। और वेलोसिटी जीरो होने पर ये क्या हो जाएगा, m भी जो हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जो मोमेंटम है वो जीरो हो सकता है कब, जबकि अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन पर होता है। जब रेस्ट की पोजीशन पर होता है तो उसका जो मोमेंटम होता है या जो नॉन लिविंग होता है ना या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर अपन बात करें इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम की अगर अपन बात करें तो आप लोग जानते हो जैसे कि P इक्वल्स टू mv होता है। ठीक है। और यहां पर जब अपन SI यूनिट निकालते हैं तो जो मास है, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है ना। और जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां पर इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो SI यूनिट है मास या मोमेंटम की वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है अपन को कि पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर कि मोमेंटम की SI यूनिट बताइए, तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मास पर सेकेंड। ठीक है। अब यहां पर अपन ने एक बात ये कर ली है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। और इस लॉ ऑफ इनर्शिया में अपन ने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट की पोजीशन पर है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट की पोजीशन पर बना रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूविंग के अंदर है या मोशन के अंदर है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है। सेकंड जो लॉ है इसका वो है यस। अब अपन पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ। आपको एक बात ये याद रखनी है इसके अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, कि इसके अंदर जो टर्म्स अपन ने पढ़ी थी वो क्या थी, मोमेंटम थी। मोमेंटम एक टर्म थी जो कि अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ी। अब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड या अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड, जो आपका सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पर अपन फर्स्ट जो लेसन या फर्स्ट जो आपका लॉ था जिसके अंदर अपन ने मोमेंटम के बारे में देखा था, अब यहां अपन क्या देखने वाले हैं, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरह से जो है इसका चेंजेस आता जाता है। अब यहाँ अगर अपन ये कहना चाहें कि भाई अपने पास जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ना, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अपन जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है P, ये एक वस्तु क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मान लीजिए क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इस पोजीशन पर था और बाद में कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, मान लीजिए इस पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर जब अपन बात करेंगे तो इसका मास हमने मान लिया कि ये m1 है और यहां पर इसका मास मैंने मान लिया ये m2 है। ठीक है ना, ये अपन ये कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों ही जो है इक्वल मास के हैं तो ये भी स्मॉल m है और ये वाला जो है ये भी स्मॉल m है। लेकिन पहला ये जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, इस फर्स्ट पोजीशन के अंदर जो इसकी वेलोसिटी है वो मान लीजिए मैंने कह दिया स्मॉल u है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अपन यहाँ पे ले सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है जैसे अपन स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ये है फाइनल वेलोसिटी और इसे अपन स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अगर अपन ये देखना चाहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम के अंदर जब अपन बात करते हैं तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि ये mu माइनस mv, mu माइनस mv कह सकते हैं। यानी कि जो दो टाइप के मोमेंटम अपन को मिला है, एक मोमेंटम तो होगा इस ऑब्जेक्ट का इस पोजीशन पर जो होगा p इक्वल्स टू mu, और यहाँ पर जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू mv, है ना। तो दो अलग अलग टाइप के मोमेंटम अपन को मिल रहे हैं जिसमें अब से एक क्या हो रहा है, आपके mu हो रहा है और एक जो हो रहा है वो आपका mv हो रहा है। तो इसे मान लीजिए मैंने P1 का नाम दे दिया और इसे मान लीजिए मैंने P2 का नाम दे दिया। तो मुझे क्या देखना है कि चेंज इन मोमेंटम। तो यहां अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2, या इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। ठीक है ना, यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ अपन ये कह सकते हैं P2 माइनस P1 हो जाएगा। फाइनल जो मोमेंटम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू फर्स्ट मोमेंटम के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P2 की जगह पर क्या आ जाएगा mv, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा mu। ठीक है, अब यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें से m कॉमन ले सकते हैं और m कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जब ये तो है चेंज इन मोमेंटम, जब अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं तो किसी न किसी की रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि m ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन t, टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन। ठीक है ना, इससे पहले जो चैप्टर था उस चैप्टर में अपन ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था। एक एक्सेलरेशन को अपन स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है v माइनस u अपॉन t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ma हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ये P, है ना। तो अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी पता है कि ये ही जो है ये इक्वल होता है F इक्वल्स टू ma के,
है ना। यही जो है ये क्या, ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन क्या कहलाती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाती है। और इसी के अंदर अब यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो फोर्स है, क्योंकि इसका यहाँ ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो एफ है फोर्स है, ये फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस इक्वेशन के, है ना। क्योंकि अभी अपन ने इसकी जो इक्वेशन पढ़ी थी और उस इक्वेशन में मैंने ये कहा था कि इसका जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर फाइनल जो है F इक्वल टू क्या हो जाता है, ma हो जाता है, जिसके थ्रू अपन यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के थ्रू अपन क्या सोल्व कर सकते हैं कि दो जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अपन बता सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन के अंदर अपन अपने पास ये जो फाइनल स्टेटमेंट आया है F इक्वल टू ma, ठीक है ना। तो यहां से एक इसकी SI यूनिट बन जाती है ना। और ये जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट हो जाएगी इसकी फोर्स की। यहां से अपन फोर्स की जो SI यूनिट निकाल सकते हैं वो ये हो जाएगी, अच्छा ये जो m है मास, इसका हो जाएगा किलोग्राम, और ये जो है वो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के लिए अपन जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है इसके लिए जो SI यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, SI यूनिट वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को अपन एक और दूसरे नाम से जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये देखा अभी तक में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके आगे के एक्सरसाइज। ओके।